स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करते हैं टैक्स से जुड़ी आपकी उलझनों के बारे में और हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको हम सुलझाने की भी कोशिश करें। अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसी के साथ ही साथ मेल आईडी भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े टैक्सेशन नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रिटायरमेंट प्लानिंग, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो अहमियत नहीं दी जाती है, ज़्यादा जागरूकता नहीं है इसको लेकर। जितनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी करेंगे ये आपके भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग उन्हें करना चाहिए जिनका रिटायरमेंट करीब हो या उनकी उम्र 60 साल के आसपास हो, पर यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आपने प्लानिंग शुरू कर दी उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन प्लानिंग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंट और रिटायरमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए बनाए अपने प्लान। और इसके साथ ही साथ ये भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे जुड़े टैक्सेशन के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इन सभी बातों को हम समझ लें तो हमारे गोल्स जो है वो आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज के दिन हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच इटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज जो टॉपिक है हमारा उस पर आपका भी व्यू थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाकी सारी प्लानिंग तो अपनी जगह होती है लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग को अक्सर लोग टालते जाते हैं। इस पर आपका क्या व्यू है और अलग अलग प्रोडक्ट्स पर किस तरह के टैक्सेशन बेनिफिट हैं, इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से शुरुआत करते हैं। टैक्सेशन के नियम क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर अगर फंड की बात की जाए, एसेट निवेश स्कीम की बात की जाए, तो यहाँ इसको लेकर टैक्सेशन स्कीम क्या, टैक्सेशन नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा है, ऐसा है कि जो लोग सैलरीड है उनका सैलरी में से कुछ पीएफ कटता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। कुछ साल पहले तक तो जो इसके टैक्सेशन के रूल एकदम सरल थे। जो भी पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलता था वो पूरी तरह जो प्रोविडेंट फंड का टैक्स फ्री होता था। परंतु अगर आपका प्रोविडेंट फंड में 5 साल अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है लगातार और अगर आप वो पैसा आप विड्रॉ कर देते हैं तो वो पूरी तरह पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है। परंतु अगर आपने एक जगह 5 साल से कम नौकरी करी है और दूसरी जगह ज्वाइन की और पुराना वाला पीएफ दूसरी जगह अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो दोनों जगह का जो टेन्योर है वो आपका 5 साल की जो पीरियड है उसके लिए गिना जाएगा। अभी 2 साल से क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि जो जैसे 2021 से एक प्रोविजन आया है बजट में कि अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है प्रोविडेंट फंड पे, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होगा। तो जो 1 अप्रैल 2021 के बाद में जिन लोगों ने अपना प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। बाकी अदरवाइज जो पूरे टेन्योर पे जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा बजट में इसके पहले वाले बजट में प्रोविजन आया था जिसके हिसाब से अगर एम्प्लॉय का अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन और एनपीएस तीनों में मिला के अगर 7.5 लाख से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो जो एक्सेस वाला है वो परक्यूजिट गिना जाएगा और एक्सेस के ऊपर जो इनकम होगी वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। तो ये ब्रॉडली रूल्स है आपके प्रोविडेंट फंड के। परंतु एक बार आप रिटायर हो जाते हैं या आप नौकरी छोड़ देते हैं और अपना खुद का कार्य काम का शुरू करते हैं और आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जाना बंद हो जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपने मान लीजिए 7-8 साल तक नौकरी करी और उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी और आपने
अपना पीएफ का अकाउंट कंटिन्यू रखा है, तो जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में थे तब तक जो इंटरेस्ट आया वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है, और जब भी आप रिटायरमेंट पे निकालेंगे वो टैक्स फ्री रहेगा। परंतु जो ये जॉब छोड़ने के बाद में जो भी आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, वो टैक्सेबल है। अब ऐसा है कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट इनकम है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि या तो आपको एक्रूअल बेसिस पे उसको ऑफर करें या रिसीट बेसिस पे करें। परंतु अगर आपको रिसीट बेसिस पे करने जाएंगे तो जब आप रिटायर हो जाएंगे और जब एक साथ अगर इंटरेस्ट आप टैक्स के लिए ऑफर करेंगे तो बहुत मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, आपका टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। तो जिनका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने की वजह से, तो उनको मेरा सुझाव रहेगा कि वो अपना इंटरेस्ट जो है वो ईयर आफ्टर ईयर अपना जो इनकम आईटीआर में शो करे, और आपका जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसके लिए प्रोविडेंट फंड ट्रस्टी जो है या प्रोविडेंट फंड ऑफिस है वो अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। मतलब अभी अगर जिनका 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उनके 2 प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। तो जो एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन है उसमें जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। पर एक बात बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2021 के पहले जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यह जो 1 अप्रैल 2021 के बाद में जो आपका कंट्रीब्यूशन जिस साल में 2.5 लाख से ज्यादा है वो उस साल भी टैक्सेबल होगा, और आने वाले सालों में भी जब तक वो पैसा पीएफ में पड़ा है तब तक वो ब्याज आपका टैक्सेबल रहेगा। अब एक और चीज आती है रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की, अगर हम बात करें तो ग्रेचुइटी, ये भी एक फंड, एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट होता है जो भी एम्प्लॉय होता है उसके लिए, जिसको कि रिटायरमेंट के बाद या फिर नौकरी छोड़ने के बाद उसको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। इस पर टैक्सेशन के नियम क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है पूजा कि जब ये ग्रेचुइटी आपको मिलती है तो वो जनरली टैक्स फ्री है, परंतु म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय है, सिविल सर्विसेज वाले हैं, स्टेट की सिविल सर्विस हो, सेंट्रल की सिविल सर्विस हो, डिफेंस वाले हो, उनको जितना भी ग्रेचुइटी मिलता है पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी लोगों के लिए जो ग्रेचुइटी है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से जितना मिनिमम पेबल है वो एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा आएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। परंतु उसके ऊपर एक ओवरऑल सीलिंग है जिनके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लागू होता है, उनका मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होगा। और यह जो ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए आपका जितने साल कंप्लीट किए हैं उसमें हर साल का 1 साल के लिए 15 दिन का सैलरी गिना जाएगा, और सैलरी आपके जब आप रिटायर हो रहे हैं, ग्रेचुइटी जब मिल रही है तो उसके पिछले वाले 10 महीने का एवरेज सैलरी पकड़ा जाएगा। अगर 20 लाख से ज्यादा अगर आपका ग्रेचुइटी आया है तो टैक्सेबल है। एक बात और मैं पूजा बताना चाहूंगा कि ये जो 20 लाख का लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट है, मतलब वो पर एम्प्लॉयर नहीं है। तो अगर आपने एक जगह नौकरी छोड़ दी, वहां पे आपको 5 लाख का ग्रेचुइटी मिला, वो आपने एग्जम्प्ट क्लेम कर दिया, दूसरे एम्प्लॉयर के पास में आप काफी शहर रहे, वहां पे आपको 20 लाख का ग्रेचुइटी मिला, तो वो दूसरी बार वाला 20 लाख जो है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट नहीं होगा। पहले जो आपने 5 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर दिया है वो उसमें से घटाना पड़ेगा, तो आपके पास में फिर वो जो 5 लाख बैलेंस ग्रेचुइटी रहेगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ईपीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ऐसा ही एक अमाउंट होता है लीव एनकैशमेंट का भी, और वो भी एक अच्छी खासी पूंजी होती है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद या फिर लंबे अंतराल की अगर आपने नौकरी की है उसको छोड़ दिया है तो भी आपको मिलती है। लीव एनकैशमेंट का अमाउंट भी काफी अच्छा खासा बड़ा होता है। तो बलवंत जी, इस पर भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए, जो लीव एनकैशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है वो उनके हाथ में पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी लोगों के लिए
10 महीने की सैलरी जितना जो लीव एनकेशमेंट है, मतलब वो 300 दिन हो गया करीब करीब, और वो भी वापस कैलकुलेट होगा आपका जब भी आप छोड़ रहे हैं उसके पुराने पिछले 10 महीने का एवरेज के हिसाब से। ग्रेचुइटी की जैसे वापस यहाँ पे भी यही है कि आपका जो ये 3 लाख का लिमिट है वो पूरे कैरियर का है। तो अगर पुराने एम्प्लॉयर से आपने जो भी कभी लीव एनकेशमेंट लिया हो और वो टैक्स फ्री क्लेम किया हो तो वो आपको कम करना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूँगा पूजा की, जो कई एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट भी लीव एनकेश करने की फैसिलिटी देते हैं, परंतु जो लीव एनकेशमेंट का जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ रिटायरमेंट पे या नौकरी छोड़ने के टाइम जो लीव एनकेशमेंट मिलता है उस पे ही है। तो अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कोई लीव एनकेशमेंट लिया है तो वो आपके हाथ में पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जो पूंजी है उसके बारे में बात करते हैं और वो होता है पेंशन। पेंशन हम आगे समझेंगे इसको कि टैक्सेशन कैसे होता है, लेकिन बलवंत जी कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑप्ट करते हैं लमसम के तौर पर उनको पूरी की पूरी पेंशन मिल जाए। अगर इस तरह से वो एम्प्लॉई ऑप्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शन अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें टैक्सेशन के नियम किस तरह से लागू होंगे? देखिए पूजा, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप जो बता रही है कि आप पेंशन के एवज में आप पूरा का पूरा तो पैसा एक साथ नहीं ले सकते, परंतु उसका कुछ पोर्शन आपको लंप सम ले सकते हैं, तो उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उनको तो उनके रूल्स के हिसाब से ही अलाउड है कि कितना वो पेंशन कम्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ तो जितना मिलेगा उतना पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। दूसरे जो लो एम्प्लॉय है जिनको पेंशन मिलती है और अपना पार्ट ऑफ पेंशन कम्यूट करवाते हैं, तो उस केस में आपका 1/3 जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो एग्जम्प्ट रहेगा। परंतु सब मान लीजिए आपने 50% पेंशन कम्यूट करवाई और आपको 10 लाख रुपया मिला, तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्प्ट नहीं रहेगा, वो 1/3 जो वैल्यू होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का वो एग्जम्प्ट रहेगा और बाकी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपके हित में यही है कि आप 1/3 पेंशन से ज्यादा पेंशन कम्यूट ही नहीं करवाएं। और पेंशन को लेकर फिर क्या नियम है? ये तो पेंशन कम्यूटेशन के नियम आपने बताया, अगर नॉर्मल पेंशन किसी की चल रही है तो क्या उस पर भी कुछ टैक्स लागू होता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है? देखिए पूजा, ऐसा है, पेंशन आपको कहीं से भी मिले वो टैक्सेबल होती है। डिफरेंस ये है कि ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। तो अगर आपको कोई पेंशन आपके नौकरी करने की वजह से मिल रही है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। उसमें जैसे आपका एम्प्लॉयर से पेंशन मिलती है या ईपीएस के तहत आपको प्रोविडेंट फंड ऑफिस के वहाँ से कुछ पेंशन मिलती है, या फिर अगर आपने एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई सुपर एन्यूएशन पॉलिसी खरीदा था इंश्योरेंस कंपनी से और आपको वो उसकी वजह में से आपको एन्यूटी मिलती है, तो वो भी पेंशन गिनी जाएगी और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर ये कोई पेंशन अगर आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है तो वो बाकी सैलरी की जैसे सैलरी गिनी जाती है और उस पर आपको जो 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगा। परंतु अगर आपने ही सामने से जाके कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी खरीदी है और वहां से आपको मंथली या क्वार्टरली पीरियडिकली कुछ पैसा आता है, उसको भी पेंशन ही बोला जाता है, परंतु वो पेंशन आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी और उसमें कोई भी डिडक्शन के रूल नहीं है। तो मतलब जितनी भी पेंशन आपको जिस साल में मिलती है उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ पेंशन से जुड़े नियम भी हमने आपको बताया, किस तरह की टैक्स लायबिलिटी वहाँ पर बनती है, ईपीएफ, ग्रेचुइटी, इन पर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी और किस तरह से आप उसमें कमी कर सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें मैच्योरिटी के बाद मिलते हैं, हम उसको मैच्योर होने देते हैं, उसके बाद वो हमें रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं। ऐसे ही कुछ होता है पीपीएफ में। बलवंत जी, जब हमें पीपीएफ मिलता है एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद, तो उस पर किस तरह के टैक्स नियम लागू होंगे? देखिए ऐसा है पूजा कि हर एक व्यक्ति को तो जो प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी नहीं होती है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी सहूलियत के गवर्नमेंट ने पीपीएफ स्कीम शुरू किया था। तो पीपीएफ स्कीम में आप
5 पूरे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो या फिर आप जैसे 15 साल पूरा होने के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसको पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट से आप भले ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द पीपीएफ अकाउंट विड्रॉ करें या मेच्योरिटी के बाद विड्रॉ करें, जितना पैसा आपको आता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। मतलब इस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जो पीपीएफ पे इंटरेस्ट आता है वो भी आपका एग्जम्प्ट है। तो आप मतलब अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको एग्जम्प्ट इनकम में बता सकते हैं, और जितना कॉर्पस इकट्ठा हो गया आपका पीपीएफ अकाउंट में वो जब मिलता है तो वो पूरी तरह से आपके हाथ में एग्जम्प्ट है। बिल्कुल, तो ये थे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियम। एक और जो फैसिलिटी सेल्फ एम्प्लॉयड की जो आपने बात की सरकार देती है वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि हर कोई तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं करता, आजकल तो वहाँ पर भी अब पेंशन जो है वो एबॉलिश कर दी गई है, सभी एम्प्लॉयज़ को वो नहीं मिलती है। लेकिन अब पेंशन के लिए आप सरकार के जो स्कीम्स हैं जैसे एनपीएस है वहाँ पर भी पैसा लगा सकते हैं। बलवंत जी, अगर वहाँ पर एक मेच्योरिटी हो जाती है और एक अमाउंट उधर से मिलता है तो फिर किस तरह का टैक्स लगता है एनपीएस के द्वारा जो अमाउंट रिसीव होता है उस पर? देखिए पूजा, जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो तो मिलते ही मिलते हैं। परंतु जब जो पैसा आपका 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी है विड्रॉ करने की, आप चाहें तो 70 साल तक उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आपका जो एनपीएस में जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो जो एनपीएस के रूल्स है उसके हिसाब से आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम आप 60% पैसा उसमें से एनपीएस के कॉर्पस में से निकाल सकते हैं, और जो 60% आपके हाथ में आता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी का जो 40% है उस पर आपको इमीडिएटली कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु आपको उस 40% जो कॉर्पस है आपका एनपीएस का मैच्योरिटी पे, उससे आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी एन्युटी पॉलिसी खरीदनी है। और यह जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कंपनी से कोई भी एन्युटी पॉलिसी खरीदेंगे तो जब भी आपको पेंशन मिलेगी, जो जिस साल में पेंशन मिलेगी उस साल में वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो जैसे देखा जाए तो यह ईपीएफ और एनपीएस भले दोनों ही रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, पर टैक्स ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब जो सैलरीड लोग हैं वो प्रिविलेज्ड है, क्योंकि टेक्निकली उनको पूरा का पूरा पीएफ का पैसा जो है वो टैक्स फ्री आता है। परंतु जो बाकी लोग जिन्होंने एनपीएस में पैसा डाला, पर्टिकुलरली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके हाथ में सिर्फ 60% ही आता है, और 40% को निवेश करने का उनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। उनको एन्युटी ही खरीदनी पड़ती है, और वो एन्युटी भी फिर वापस जब भी आपके हाथ में आती है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो थोड़ा ये पार्शियल ट्रीटमेंट है पूजा। राइट, ये टैक्सेबल हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, तो हमारे दर्शकों को इससे मदद भी मिली होगी और क्लैरिटी हो गई होगी कि कहाँ पर उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्कीम्स हमने डिस्कस किए। ज़्यादातर स्कीम्स उसमें ऐसे ही होते हैं जो कि रिटायरमेंट में आपकी मदद करते हैं, तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी किस तरह की बनती है ये समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट जैसे कि शो की शुरुआत में हमने कहा था कि आपके फाइनेंशियल गोल्स ठीक तरीके से अचीव हो सके और आपके पास एक अच्छी पूंजी भी इकट्ठी हो सके रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। लेकिन ऐसे में दर्शकों के भी कुछ सवाल आ रहे हैं, हमें एक एक करके वो भी शामिल करते हैं। और पहले दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अप्रैल 2022 में इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर्स बेच के। यहाँ पर इन्होंने उनका जो ब्रोकर है उस पर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया उस कैपिटल गेन से। अब अगस्त 2022 में उनको कुछ शॉर्ट टर्म लॉसेज हुए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज हुए हैं, और ये जो लॉस हुआ वो जो उनको मुनाफा हुआ था उससे भी ज़्यादा हो गया इस बार। और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक, कुछ शेयर्स इनके पास पड़े हैं जहाँ पर कि इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक बेचे नहीं है। बलवंत जी, का सवाल ये है कि क्या ये जो लॉस हो रहे हैं इसका बेनिफिट वो अभी भी ले सकते हैं जो कि टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है उसके सामने? देखिए पूजा, ऐसा है कि नॉर्मली जो कैपिटल गेन की जो इनकम होती है उस पर कहीं पे भी टीडीएस का प्रोविजन नहीं है रेसिडेंट्स के लिए। तो अगर इनका टीडीएस कटा है तो मुझे लगता है कि ये
नॉन रेजिडेंट है तो उनको अपने जो ब्रोकर है उससे क्लेरिफिकेशन ले लेना चाहिए। अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो क्लेरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट है तो ब्रोकर से पूछ लीजिए कि भाई मैं तो रेसिडेंट हूँ, आपने ये जो टीडीएस है वो टीडीएस काई का काटा। अब जहां तक जैसे पहले इनका प्रॉफिट हो गया, उस पर टीडीएस कट गया, बाद में लॉस हो गया, तो अगर आप जैसे सेम ईयर में शेयर में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म लॉस है, तो आप उसको नेट ऑफ कर सकते हैं। चूंकि आप नेट ऑफ कर सकते हैं और आपका लॉस ज्यादा है और चूंकि आपका टीडीएस कट गया है, तो आपको जो टीडीएस एक बार कट गया तो उसको लिए तो आपको रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और चूंकि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मतलब इस साइड में लॉस ही होगी तो आपको रिफंड मिल जाएगा। जहां तक प्रश्न है कि आपके पास में जो शेयर्स पड़े हैं और उस पर लॉस चल रहा है, तो ऐसा है कि जो ये कैपिटल असेट्स है और कैपिटल असेट्स पे जनरली ऐसा रूल है कि जब तक आप असेट ट्रांसफर नहीं करते, सेल नहीं करते, तब तक उस पे भले कोई नोशनल प्रॉफिट या लॉस हुआ, आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी न तो टैक्स लाइबिलिटी बनती है ना आप कुछ लॉस क्लेम कर सकते हैं। तो आपको जो नोशनल लॉस है उसके बारे में कुछ नहीं करना है, परंतु जो टैक्स कट गया है और आपका इफेक्टिवली शॉर्ट टर्म लॉस आ रहा है तो आप अपना आईटीआर फाइल करिए जब भी आपका ड्यू हो अगले साल 31 जुलाई के पहले, और अपना जो टीडीएस कट गया वो काट अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये रिटायर्ड पर्सन है और इनको एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन रेंट ये दे रहे हैं क्योंकि इनके नाम कोई घर भी नहीं है, तो रेंट इनको देना पड़ रहा है। बलवंत जी जानना चाह रहे हैं क्या जो रेंट पे कर रहे हैं उसके सामने इनको कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है और जिनको एचआरए मिलता है वो तो एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं अगर किराया दे रहे हैं तो, परंतु जो बाकी के सेल्फ एम्प्लॉयड है या कुछ एम्प्लॉय है जिनको एचआरए नहीं मिलता है तो वो भी अपना रेंट पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। परंतु उसके लिए शर्त है कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में आपके नाम से, आपके माइनर बच्चे के नाम से, आपके स्पाउस के नाम से और आपका एचयूएफ के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का भी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दूसरी जगह मतलब उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में भी नहीं होनी चाहिए। जहां तक डिडक्शन का सवाल है, डिडक्शन आपको आपका जो टोटल इनकम है मतलब सब डिडक्शंस वगैरह निकालने के बाद में उसका जो रेंट का जो टोटल इनकम का 10% से ज्यादा जितना रेंट आप पेमेंट करते हैं उतना क्लेम आप कर सकते हैं, परंतु इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपका 25% आपकी टोटल इनकम का, और वो भी महीने का 5,000 रुपए से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपका 60,000 मिलेगा या 25% ऑफ द टोटल इनकम। मतलब मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो मैक्सिमम डिडक्शन 60,000 है, भले आप 6 लाख रुपया किराया पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये रहा है आपके लिए। एक और सवाल आया है हमें, और इनकी जो मदर हैं इन्होंने जून 2022 में एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा, वो जो खरीदा था इन्होंने वित्त वर्ष 2007-8 में। अब इसके बाद ये अपना एक सेमी फिनिश्ड डुप्लेक्स है जिसको कि बेचने की योजना बना रही हैं, जो कि इन्होंने दिसंबर 2011 में बुक किया था। कंस्ट्रक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इनका कहना है कि बिल्डर की गलती की वजह से इनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। बलवंत जब ये जानना चाह रही है कि अगर ये जो रकम बेचती जो भी प्लॉट से बेच रही है उससे जो रकम इनको मिलेगा, अगर वो किसी और रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दें तो क्या उनका वो टैक्स बच सकता है। इन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि उनके पास ऑलरेडी एक रेसिडेंशियल फ्लैट है, तो इनको आप क्या राय देंगे, किस तरह से अपना टैक्स बचा सकती है या फिर बचा पाएंगी या नहीं? देखिए पूजा, ऐसा है कि अगर आप कोई भी असेट बेचते हैं जो रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के है तो आपको सेक्शन 54F में रिबेट मिलता है। अब चूंकि प्लॉट और बिल्डिंग के लिए 2 साल का होल्डिंग पीरियड है और ये जो बिना कंप्लीट किया हुआ घर है वो न तो घर है और न जमीन है, तो इसके लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल रहेगा। तो चूंकि दोनों असेट लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई हो जाती है, तो आपको अगर आपकी मदर दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीद रही है और इसके अलावा
जो नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, इसके अलावा एक घर से ज़्यादा और कोई घर नहीं है। तो आपने बताया कि जैसे एक घर और है मदर के पास में, तो वो सेक्शन 54F में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये दोनों असेट को बेचने का जो के सामने एक रेसिडेंशियल हाउस का जो एग्जम्पशन है वो क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए आपको जितना पैसा आया है, मतलब कैपिटल गेन ही नहीं, जितना पैसा आया है वो पूरा का पूरा आपको निवेश करना पड़ेगा। या जो नया घर खरीदने का जो वो टाइम लिमिट इनकम टैक्स एक्ट में है कि जो असेट बेची है उसके 2 साल के भीतर आप तैयार मकान रेडी टू मूव इन हाउस खरीद लें, और अगर आपको खुद सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं या बिल्डर से बुक कर रहे हैं तो 3 साल के भीतर आप ये अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। परंतु एक कंडीशन और है कि जो ये पैसा आपके हाथ में आया है और आप भले ही आपको जो टाइम 2 साल और 3 साल का मिलता है निवेश करने के लिए, परंतु अगर अगला आपका जो रिटर्न फाइल ITR फाइल करने का ड्यू डेट है, अभी वो ड्यू डेट आपका 31 जुलाई 2023 होगा, तब तक अगर आप पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा आपको जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है बैंक में उसमें जमा कराना पड़ेगा, और वो पैसे में से पैसे निकाल के आप घर खरीदना हो तो खरीदने में यूज कर सकते हैं, या बिल्डर को पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये डिपॉजिट करवाना जरूरी है। और जो नया मकान खरीद रहे हैं आप कैपिटल गेन एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, वो आपको 3 साल तक रखना जरूरी है, नहीं तो आपका जो पहले आपने कैपिटल गेन का एग्जम्पशन क्लेम किया है वो विड्रॉ हो जाएगा, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, और वापस ये नए मकान पे भी जो एप्रिसिएशन अगर कुछ हुआ तो उस पर भी कैपिटल गेन लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी में डील करते वक्त। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और तमाम क्वेरीज पर और रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स से जुड़े जो भी दर्शकों के सवाल थे, जो भी हमारे सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, इस शो को अब यहीं समेटेंगे, और आज के शो में हमने ये जानने की कोशिश की कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय टैक्स से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखा जाए। उम्मीद है आपको इस शो के जरिए काफ़ी सारी मदद मिली होगी। चलिए, इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।